गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम BECC 133 के यूनिट 6 को हम कवर करेंगे। यूनिट 6 है हमारा फिजिकल पॉलिसी इन केनेशियन मॉडल। तो दोस्तों इससे पहले जितने भी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड हैं वो सारे हमारे बुक्स के ही हैं, जो एंटायरली मैंने पूरे बुक्स को कवर किया था BECC 133 के। तो इसमें जो यूनिट 6 है ये जनरली पेंडिंग रह गया था उसमें, तो उसी चीज़ को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया। हालांकि इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, और एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये आप लोगों को भी पता है। और एक चीज़ दोस्तों मैंने नोटिस किया पूरे यूट्यूब चैनल्स में कि वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ चैनल्स ऐसे भी जो पास्ट ईयर के पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे ना दोस्तों। जब तक आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हैं तब तक आप उसके जो पास्ट पेपर्स हैं, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे सॉल्व कैसे करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टडी मटेरियल से पूरे चैप्टर्स को मैं कवर करूँगा, उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और उन सब को आप जब सॉल्व करते हो तो उससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि हाँ मेरा एग्जाम तैयार है कि नहीं है कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा यूनिट 6 है ये हमारा फिजिकल पॉलिसी के बारे में है। जो यूनिट 5 है उसी का जनरल ये कंटिन्यूएशन है, और इसमें केनेशियन मॉडल को ही आगे बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इससे पहले जो पढ़े थे चैप्टर्स उसमें हमने देखा था कि हमारे 4 सेक्टर मॉडल तक है। एक है 2 सेक्टर मॉडल जिसमें हम जनरली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हम अकाउंट में लेके चलते हैं, इन्हें कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारा है 3 सेक्टर मॉडल जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस को भी हम इसमें कंसिडर करते हैं कि गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद है हमारा 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और NX को यानी नेट एक्सपोर्ट को लेते हैं दोस्तों। अभी नेट एक्सपोर्ट का क्या फंडा है, जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है, मैंने इसके बारे में आपको पुराने चैप्टर्स में पढ़ा दिया, पर फिर भी आप लोगों को एक बार रिवाइज में करा दूं कि दोस्तों जो हमारा 4 सेक्टर मॉडल होता है उसमें आपका कंजम्पशन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, और आपका नेट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अभी दोस्तों क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है वो 2 टाइप की होती है, या तो वो ओपन इकोनॉमी हो सकता है या फिर वो आपका क्लोज्ड इकोनॉमी हो सकता है कि नहीं। तो जो ओपन इकोनॉमी होता है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम लोग ट्रेड को इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें बंद होता है दोस्तों। ठीक है, जबकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट केवल हमारे ओपन इकोनॉमी में ही पॉसिबल है, तो उसी चीज़ को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को 4 सेक्टर मॉडल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसे हम जनरली 3 सेक्टर मॉडल में ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 सेक्टर मॉडल है उसी पर जनरली एम्फेसिस दिया गया है यूनिट 6 में। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है पूरे इकोनॉमिक मॉडल को अपने अपने तरीके से। वो हो सकता है कि आपके इनकम टैक्स को बढ़ा दे या फिर आपके इनकम टैक्स को कम कर दे, आपको जो बजट होता है उसमें किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए कुल मिला के। ठीक है, अभी जैसे गवर्नमेंट आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए वो आपसे पैसे लेती है। ठीक है, और ये उनका क्रेडिट साइड होता है। जबकि जो गवर्नमेंट आपके परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो हम इनके एक्सपेंडिचर में यानी कंजम्पशन में इसे एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम की स्टेट तब मेंटेन होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, और जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसका जो फंक्शन है वो हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने कंसिडर किया। यहाँ पे हम एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी था। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो हमारे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के ही इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो 3 सेक्टर मॉडल में जनरली क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड आपका कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से बनता है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जब हमारे देश में जो इकोनॉमी अगर रिसेशन होती है या फिर किसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है डिमांड और सप्लाई मीट नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट थोड़े से
पैसे को इंड्यूस करती है मार्केट में, ताकि उससे डिमांड को बढ़ाया जाए। डिमांड बढ़ेगा तो फिर सप्लाई बढ़ेगा और इस तरह से मार्केट को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो 3 सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड हमारा कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मिलकर बनता है। और हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती है हमसे, है कि नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं ना। कंजम्पशन हमारा डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड होता है। तो C इजिकल टू सी डैश प्लस सी वाई, ये हमारा इक्वेशन डेराइव होता है। ये कंजम्पशन का फंक्शन है। और डिस्पोजेबल इनकम होता है, इसे वाई डी से शो किया हुआ है। तो वाई डी इजिकल टू वाई माइनस टैक्स, ठीक है। तो एग्रीगेट जो एग्रीगेट इनकम है, एग्रीगेट इनकम में से टैक्स को जब हम निकाल देते हैं तो वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है, ठीक है। तो जो आप कमा रहे हो उसमें से टैक्स निकाल दोगे तो आपका डिस्पोजेबल इनकम होगा। डिस्पोजेबल इनकम को जब हम कंजम्पशन फंक्शन में लगाते हैं तो हमारा जो है C इजिकल टू सी प्लस सी वाई आता है, ठीक है। और ये जो वाई डी है यानी डिस्पोजेबल इनकम है, इसमें ये गवर्नमेंट का बताया गया है कि वाई यानी जो एग्रीगेट इनकम है इसमें से टैक्स निकालते हैं और ट्रांसफ़र इनकम को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं वो हमारे जैसे पेंशन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये ग्रेचुटी के फॉर्म में हो सकता है। तो वो सारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स में हमारे आते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, अभी जो एग्रीगेट डिमांड है जब उसको आप इसमें वो करते हो डिस्पोजेबल इनकम के रिस्पेक्ट में लाते हो, तो एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू सी डैश प्लस सी वाई डी प्लस आई प्लस जी, आपको ये वाला इक्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और जब आप डिस्पोजेबल इनकम की जो फॉर्मूला है, जो इसको आप अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको ये वाला मिलेगा, एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू सी डैश प्लस सी वाई माइनस टी ए प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इक्वेशन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इससे हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी समझने में। और कोई डाउट होता है तो आपको जल्द से जल्द जो है इसका रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन जब हम डिस्पोजेबल इनकम को सब्सटीट्यूट करते हैं वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होता है। उसके बाद हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है वो फिक्स है, इसलिए हम इसे जी डैश ले रहे हैं। ट्रांसफ़र जो है वो हम यहाँ पे फिक्स ले रहे हैं। और ऐसा हम लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट केवल हमारे इनकम में से जो टैक्स ले रही है वो क्या एकदम बहुत ही फ्रैक्शन में ले रही है, ठीक है। तो इसलिए टी वाई हम इसे ले रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में जब हम इन चीज़ों को सब्सटीट्यूट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन में तो हमें ये चीज़ ऑब्टेन होती है कि नहीं। अभी ये वाला जो हमें मिला है इसमें हम डिस्पोजेबल इनकम का प्लस ये वाले को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा कि ए डी इजिकल टू ए डैश प्लस सी वन माइनस टी वाई, ठीक है। और इसमें जितने भी फंक्शन हमने लिए हैं, ये वाला जो भी पोर्शन है, ये वाला जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पूरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हमने ए डैश ले लिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था उसमें हमने देखा था y इजिकल टू ए डी होता है, और y में हमने ए प्लस सी वन माइनस टी वाई, जो अभी हमने जस्ट एग्रीगेट डिमांड का हमने फॉर्मूला डिराइव किया, तो उसी को जब हम ऑटोनोमस जो जितने भी हमारे फैक्टर्स थे उसको एक साइड ले लिया है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, इसे जो है इंटरचेंज किया है y की पोजीशन। तो ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वाई माइनस सी प्लस वन माइनस टी वाई हो जाता है, जिससे हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आता है, वाई इज इक्वल टू वन माइनस सी प्लस ए टी आ रहा है, ठीक है, सी टी आ रहा है, सॉरी, ठीक है, ये आ रहा है। तो इससे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, वो है हमारा y इज इक्वल टू ए डैश डिवाइडेड बाय वन माइनस सी प्लस सी टी। तो ये आप लोगों का y का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अभी इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का प्रेजेंस इक्विलिब्रियम में कैसे इफेक्ट डाल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अगर हम एक साइड पे नेशनल इनकम ले लें और एक साइड पे अगर हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ले लें, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आ रहा है, जैसे ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, इंड्यूस कर रही है, तो उसका जो कर्व होता है वो फ्लैट आता है। जबकि जो विदाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है कि नहीं। तो ये जनरली किस वजह से हो रहा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वजह से होता है, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, अगर जैसे गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग हम कंसिडर करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो वाला है। अभी डेल वाई को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, इसकी पोजीशन को डिवाइड में लेके आते हैं, तो वन माइनस सी प्लस सी टी, ये आपका जो है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर आपको मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है।
ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हमने चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप यूनिट 5 का एक बार चैप्टर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो मल्टीप्लायर है 1/1 - c, ये गवर्नमेंट के एब्सेंस में जो मल्टीप्लायर होता है वो है, जबकि इन प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो फिर 1/1 - c 1+t होता है, ठीक है। इनको आप कहीं पे नोट कर लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे मार्केट में बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है कम हो जाता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर दोस्तों क्या होता है, ये कुछ नहीं है, एक टाइप का शॉक एब्जॉर्बर है इकोनॉमी का। अगर आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनकम टैक्स को रिड्यूस करना या आपके पेंशन्स को कम करना या फिर किसी तरह का आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको कम करना या ज़्यादा करना, ये सारी गवर्नमेंट करती हैं, उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस लाती रहती है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। इन्फ्लुएंस को कम मतलब ये नहीं कि वो पूरा ख़त्म करना चाहते हो, उसके स्टेट जो रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है वो उस चीज़ को ये स्टेबलाइज करने का एक तरीका होता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। जैसे आपके प्राइसेस हर चीज़ के कम हो रहे हैं पर सैलरी अगर सभी का बढ़ रहा है, इससे क्या हो सकता है, डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ जाएगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे सरकार क्या करते हैं, इनकम टैक्स को आपको बढ़ा देती है ताकि उस रेट को, डिमांड को कम किया जा सकते, डिमांड को कम किया जा सके उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, एकदम सिंपल वर्ड्स में। पूरे वीडियो को अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा, बाकी जो पोर्शन बच जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, ऑब्वियसली यू विल गेट देयर। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।